मतलब ये है कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं यहाँ पर रहते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छी कंपनी लग रही है कि अगर आप एक्चुअल में यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं तो फ़ायदे हैं, पैसे हैं, और एक बहुत अच्छे जॉब लोकेशन। कोयम्बटूर बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, तो मेरे को ये बहुत सही लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और है सर मेरे पास कि ना, जब भी कोई एक इंजीनियर यहाँ पर आता है, किसी भी कंपनी में जाता है, तो वो ये देखता है, ये सोचता है ना कि मेरा ग्रोथ क्या है। मतलब मैं इसमें 5 साल के बाद कौन से पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, या मेरी सैलरी और कब इंक्रीज होगी, मेरे को कब ऑन साइट बाहर भेजा जाएगा, है ना, फॉरेन में आपको वर्क करने के लिए। तो ये ग्रोथ का आप बताइए। जैसे जब मैं ज्वाइन किया था तो जो मेरे को जो जानकारी मिली थी, यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको 2 साल, जैसे आप जब ज्वाइन करते हो ग्रेड 9 है ना, ग्रेड 9 के उसमें आप ज्वाइन करते हो, उसमें आपकी सैलरी डिसाइड होती है। फिर उसके बाद आपका जो ये इंजीनियरिंग ग्रेड है ना, ये बढ़ते जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्राइवेट कंपनी है तो इसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। आप परफॉर्म करते रहो, अच्छा परफॉर्म करिए, और परफॉर्म करिए, आप शो करिए कि ये मैंने परफॉर्म किया, ये हुआ है। तो 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स में आपको फिर वो मिल जाता है। आप अपना ग्रेड आपका बढ़ता है, और ग्रेड के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। डेफिनेटली सैलरी इंक्रीज़ होती है। और उसके बाद कितना होगा, मतलब कुछ आइडिया है क्या कि जैसे आपने 5-6 लाख पे स्टार्ट किया है? हाँ, मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, जो जिनका प्रमोशन हुआ था, उनका 9 लाख पर एनम, 9 to 10 लाख पर एनम, फिर 2 साल बाद और। तो मतलब मैंने ये देखा है कि इस कंपनी में जो 10-10, 15-15 साल काम किए हैं, उनकी सैलरी, जो हमारे सीनियर्स थे, उनकी सैलरी इवन 3 लाख 4 लाख पर मंथ तक उनका मैंने देखा है ना। तो आपका है, आप मैनेजरियल लेवल में जा सकते हो, टेक्निकल किसी में भी जाइए, आपको वो डिसाइड करने का ऑप्शन देगा, आपको टेक्निकल में आगे जाने की मैनेज, दोनों में आपका ग्रोथ रेट उतना ही है, अच्छा है बहुत। और आपकी सैलरी 3 लाख to 4 लाख तक आप जा सकते हो, इवन उससे भी ज़्यादा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप यहाँ पर बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, है ना, और स्विचिंग के ऑप्शंस क्या क्या हैं सर? मतलब अगर यहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं और सोचते हैं कि कहीं और जाना है हम लोगों को, तो क्या यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो काम आएगा, है ना? और कैसे लोग आपको रिक्रूट करेंगे बाहर के, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल काम आता है, क्योंकि आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक कंपोनेंट कोई भी डिज़ाइन करने दिया जाएगा, आप स्टैंडर्ड्स यूज़ करेंगे, आप कैलकुलेशंस करेंगे, और वो आप यहाँ पे उसको डिलीवर करके दे देंगे। तो वही सेम नॉलेज, इवन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो GE जैसी कंपनी से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से कोई और कंपनी में गए, अपना पूरा फील्ड, ये ऑयल एंड गैस है, अब चाहो तो ऑटोमोबाइल में भी स्विच कर सकते हो, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपका नॉलेज उसी में स्ट्रिक्ट रहता है, आप वही सेम नॉलेज को आप ऑटोमोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। वो फिर आपका डिपेंड करता है आप इंटरव्यू वहाँ पे कैसे दे रहे हैं। इंटरव्यू देके आप उनको इम्प्रेस करिए, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरी कंपनी में ये है कि आप उनको दिखाओ कि आप वैल्यूएबल हैं, और उस हिसाब से अपना प्राइस कोट करिए कि हाँ भाई मैं इतना सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। यस, और फिर आप स्विच कर सकते हैं। मतलब यही है कि आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बने हुए, आप चीज़ों को कंपोनेंट को बनाते हैं, यही आपका बेसिक काम यही रहता है कि आप कैसे डिज़ाइन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा या आपका पर्पस को करके दिखा पाएगा। यस, एग्जैक्टली। तो प्योरली इंजीनियरिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, जो भी आप पढ़े हुए हो उसको प्योरली अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि आप एक, जैसे IOCL HPCL वगैरह ही मैं आपको बता देता हूँ, आप गेट का पढ़ के जाते हैं पर वहाँ पर गेट की चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना, आप मैनेजरियल जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर यहाँ पर आपको प्रॉपरली ये मिलेगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को स्विच करते हुए, ऑयल एंड गैस से ऑटोमोबाइल में गए, ऑटोमोबाइल से ऑयल एंड गैस में आए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन, क्योंकि एक कंपनी जब आपको रिक्रूट करता है वो सिर्फ आपका टेक्निकल स्किल नहीं देखता, वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, मैनेजरियल स्किल भी देखता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब एज अ एक्सपीरियंस जब आप हो जाएंगे, आपको ज़्यादातर काम जो है मैनेज वाला काम करना रहता है। टेक्निकल वो जो है वो तो जनरली कंपनी में आके 2-3 महीने में सीख लेता है वो। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है मैनेज करने का, लोगों को, पीपल को मैनेज करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, तो वो आता है तो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस कर सकते हो, उस टाइप के जॉब में पहुंच जाते हैं। यस। तो सर बहुत सारे आप लोग, आपके लिए क्वेश्चंस मैंने तैयार करके रखे हुए हैं
कि वही है आपके पास जैसे कुछ बॉन्ड वगैरह के बारे में है क्या? मतलब आपने ज्वाइन किया है तो आपको कुछ बॉन्ड वगैरह साइन कराया जाता है कि कितने दिन तक रहना है या कितने प्राइस का है, इसके बारे में? देखिए ऐसा रहता है कि आप जब PGDD प्रोग्राम करते हो, ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया, वो 1 ईयर आपके ऊपर पैसे खर्चे कर रही है कंपनी। तो जब आप वो 1 ईयर का प्रोग्राम करके जाते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। आपको 4 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा और वो कुछ बॉन्ड अमाउंट होता है। वो बॉन्ड अमाउंट अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको वो बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। कुछ 4-5 लाख्स का बॉन्ड अमाउंट रहता है। और उसके बाद ये हो जाने के बाद जैसे दूसरा होता है GET। मैंने आपको बताया कि लोग एज अ GET भी ले लेते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपका कैसा गया, ठीक है। अगर जिनका ज़्यादा अच्छा जाता है इंटरव्यू तो उनको एज अ GET ले लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है उनका क्राइटेरिया। इवन मेरे को उतना अच्छे से आइडिया नहीं है। तो GET को लेते हैं तो उसमें आपका कोई बॉन्ड नहीं होता, है ना। उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, आप जाइए वहाँ पे काम करिए ऐसा। और जो वो है उसमें आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा PGDD से अगर आप आते हैं तो। PGDD से आते हैं तो यस। तो मतलब बॉन्ड्स रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वो बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा तब जब आप कंपनी छोड़ रहे होंगे, है ना। वो भी उस डिजायर्ड टाइम पीरियड के अंदर। कितना है सर? 4 इयर्स है इसमें। और जैसे जैसे आप कंपनी को सर्व करते जाएंगे आपका बॉन्ड अमाउंट कम होते जाएगा, ऐसा रहता है। और सर मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए कि जॉब प्रोफाइल रहता क्या है? मतलब आप सुबह जाते हैं, उस समय से पूरे दिन भर में आप क्या क्या काम चीज़ों को देखते हैं? जैसे मेरा काम ये रहता था, जैसे मैं जहाँ तक हो, सबसे पहले जाते थे, हमारा टाइमिंग जो रहता है 8 से 5:30 या फिर 9 से 6:30, ऐसा टाइमिंग रहता है। और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट लोड वो फिर टाइम बढ़ भी जाता है। तो जहाँ तक जब से सबसे शुरू में तो आपका एक मीटिंग होता है, वो मीटिंग में काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें एक प्रोजेक्ट रहता है, एक प्रोजेक्ट जैसे हमारा जो CMI कैमरॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड जो अपना ये था, वहाँ पे हमको इंडिया से हम सपोर्ट करते थे। ह्यूस्टन वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस था, तो वहाँ पे हम उसको सपोर्ट करते थे। तो सपोर्ट में इन द सेंस वहाँ से उनको मिलता था पूरा, वो लोग डायरेक्ट जो हमारे क्लाइंट्स होते थे उनसे वो डायरेक्ट डील करते थे। वो फिर हमको बताते थे कि हमको ये वो करना है। तो अब जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जैसे मैं जिस पे काम करता था, मैनीफोल्ड करके एक है, आप लोग सर्च कर सकते हो। ऑयल एंड गैस मैनीफोल्ड होता है। वो बेसिकली कुछ नहीं होता, एक छोटा सा बहुत बड़ा हैवी स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे बीम्स एंड कॉलम्स लगे होते हैं एंड बहुत सारे वॉल्स और आपके वॉल्स हो गए, पाइप्स हो गए, पाइपलाइन, ये सब रहता है उसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा। तो हमको वो डिज़ाइन करना रहता था। ये कम से कम 2 से 3 लाख का वेट रहता था, kg, 2 से 3 लाख kg वेट, जो समुद्र के नीचे जाके ये वहाँ पे काम करता। तो ऐसा होता था। तो हमको वैसे कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने होते थे। तो हमारा जो काम रहता था एज अ डिज़ाइन इंजीनियर बहुत सारे चीज़ों का, क्योंकि मैं था वन सबसी करके एक डिपार्टमेंट है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स हमको बनाने जो समुद्र के नीचे जाके वर्क करने वाले हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स, तो उसके लिए हमको पूरा चीज़ें देखना पड़ता था। पानी के नीचे उसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती थी, जो कैलकुलेशंस है, जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, जो इंजीनियर्स हैं उनको तो पता ही होगा, हाइड्रोस्टैटिक लोड आता है और उसके बाद फिर कोरोजन आता है, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा प्रेशर लगने से वो फेल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमको करना रहता था। तो हम लोग कैलकुलेशंस करते थे कि कैसा कंपोनेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद वही सेम कंपोनेंट, जैसे वो तो बहुत बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है, अब वो हैवी स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते थे। वो कंपोनेंट्स जैसे मेरे को दे दिया गया है ना, लेट्स से मेरे को एक वॉल्व बनाना है, वॉल्व होता है, वॉल्व बनाना है। वो वॉल्व को मैं ये देखता था कि उसमें कितना लोड लग रहा है, पानी जब जा रहा है तो उसमें कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये सब कैलकुलेशंस करके, पूरा कैलकुलेशन वो करने के बाद फिर हम ये करते थे, पूरा लिखने के बाद, वो हो जाने के बाद फिर आपका ये करते थे कि हम उसको डिज़ाइन करते थे सॉफ्टवेयर में, CAD सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके उसका ड्राइंग करते थे। हाँ, एनालिसिस भी चलता था, उसका एनालिसिस भी करते थे कि वो जब मेन फील्ड में काम करेगा तो वो कैसे होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली पूरा वर्क प्रोफाइल होता था। तो हमने बनाया, उसको डिज़ाइन किया, कैलकुलेशन किया, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करके फिर हम उसका ड्राइंग एंड फिर वो डिलीवर करते थे। वो क्लाइंट को आप लोग डिलीवर करते? यस, लेकिन वो जो ड्राइंग जो निकलती थी ना, वो ड्राइंग डायरेक्ट हम वो नहीं करते थे। वो ड्राइंग जो है फर्दर चेकिंग प्रोसेस होता था
ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए उस फील्ड में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा और, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज हुआ, फिर वो भी हमको करना पड़ता था चेंजेस। तो ऐसे रहते हैं बहुत सारे, ऐसे करके आपके। और सर जैसे मतलब आपके क्लाइंट्स होते कौन कौन हैं, आप अगर इंडिया में बताएं तो किस लेवल पे यहाँ पर वर्क चलता रहता है? जैसे ONGC हो गया, ये वन ऑफ द इंडिया के PSUs हैं। हाँ वो हो गया, ONGC हमारे क्लाइंट है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो भी एक बहुत बड़ा ऑयल सेक्टर है, वो हो गए हमारे। यस, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं बोलूँ, वहाँ पे एक जूलीमार, वुडसाइड जूलीमार करके एक कंपनी है, वो हो गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं और भी, लिस्ट तो बहुत है, आप लोग विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं। तो सर्टनली एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर आप इस कंपनी में रिक्रूट हो चुके हैं तो बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप सिंसियरली यहाँ पर वर्क करते हैं, मतलब एकदम ध्यान लगा के अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना। तो ज़रूर आप अच्छे से यहाँ पर ट्राई करते रहिए। सर एक और बात है, जैसे अगर मेरे को ये है कि मैं अगर मास्टर्स करता हूँ एक अच्छे IIT से, है ना, सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा गेट एग्जामिनेशन दिलाए, आप एक अच्छे IIT में चले गए हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स से भी लिया जाता है? हाँ बिल्कुल। जैसे मेरे साथ जो कलीग्स थे जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, हमारा मुझे याद है 15 जुलाई वॉज द ज्वाइनिंग डेट ऑफ माइन 2019, है ना, क्योंकि एक साल मैंने वही PGDD कोर्स किया था 2018 से 2019, देन 19 में हमारा ज्वाइनिंग हुआ था। तो मेरे साथ 2-3 लोग जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था, वो लोग IIT दिल्ली से उन्होंने अप्लाइड मैकेनिक्स पे ये किया था मास्टर्स, एंड उनका डायरेक्टली वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, एंड उनका डायरेक्टली मॉडलिंग एंड सिमुलेशन करके वो था टीम, उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। जिन लोगों को डायरेक्ट एनालिसिस वो लोग उस पर काम करते थे, उनका पैकेज भी बहुत हाई होता था, अच्छा रहता था, एक PSU में जितना आपको मिलता है वो। और मैंने उनसे बात की आपका MTech IIT में, IIT से उन्होंने किया था, तो उनका भी वही गेट स्कोर, उनका नॉर्मल मार्क्स थे 65-70 मार्क्स, कुछ मैकेनिकल में थे, उन्होंने मेरे को बताया था, उससे आप लोगों का MTech उन्होंने किया और आज वो यहाँ पे प्लेस्ड है और अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। सर ये आप बहुत अच्छे बात बार बार बोल रहे हैं, PSU। क्या हम लोग स्क्रमबर्जर को वर्सेस PSU कर सकते हैं? आप बता सकते हैं इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब प्रेफर किया जाए? सीधी सी बात है, अगर आपको एकदम स्टेबिलिटी और एक जॉब सिक्योरिटी ये जो बोलते हैं वो सब आपको PSUs में मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन जो मैं चाहता था एज अ इंजीनियर, जो मैं करना चाहता था, क्या वो मेरे को PSU में, वो PSU में मैंने जनरली जिनसे भी बात की है उनको वो नहीं मिलता। उनका जो काम होता है मैनेजेरियल वर्क होता है, ये देखा है। इवन मेरे एक सीनियर थे, वो बोल रहे थे जब मैंने एज अ फर्स्ट डे ज्वाइन किया था वो मेरे को सिलेंडर गिनवा रहे थे, मतलब ऐसा हुआ था PSUs में। तो ये हाँ, PSUs के अपने फ़ायदे हैं, उसके पर्क्स हो गए, आप तो इंटरव्यू कराते ही रहते इसमें जो पर्क्स और ये सब तो। लेकिन जो श्लम्बरजे में जो फ़ायदा है, आप जो इंजीनियरिंग नॉलेज एक्चुअल में आपने गेन किया है और जो आपने सीखा है बीटेक में या बीटेक के बाद या गेट की तैयारी के टाइम पे, वो चीज़ आप यहाँ पे जाके अप्लाई करोगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल का करोगे, आपको स्टैंडर्ड्स का नॉलेज मिलेगा, आप बहुत सारे एक अपना खुद का टीम बना के आप मान के चलिए। और सबसे अच्छी बात ये रहता है कि आप जब श्लम्बरजे ज्वाइन करते हो, आपको इनोवेट करने का मौका दिया जाता है। आपके माइंड में अगर कोई प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से चेंज कर सकते हो जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना, जिससे इसका कॉस्ट कम हो जाए, कंपनी के लिए कॉस्ट कम लगे, एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना। तो एफिशिएंसी बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो फिर वो आप उस टीम के हेड बन जाएंगे। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको कंपनी ये टेक्निकल फील्ड में आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये है कि श्लम्बरजे में आप जब एज अ डिज़ाइन इंजीनियर एंटर करते हो, ठीक है, तो इवन जब आप वहाँ पे एंटर किए तो आप लोग को ऐसा लगेगा शुरू में मे भी आपने ट्रेनिंग भी किया, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या काम किया जाए। तो सीनियर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं सारी चीज़ें। ये तो मैं अगर ये बताना चाहूँ कि दोनों में डिफरेंस, ये दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप टेक्निकल जॉब परस्यू करना चाहते हो एंड इन फ्यूचर आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन में जाना है, डिफरेंट कंपनीज में आपसे, तो डेफिनेटली आपको श्लम्बरजे चूज़ करना चाहिए। PSU में आप थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो इंडिया में, जहाँ तक मैंने सुना है, और यहाँ पे आपका जो जॉब कल्चर होता है उतना ज़्यादा ये नहीं रहता। और यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपको एक मोटिवेशन रहता है कि आपको करना है काम, और आप जब ये प्रोजेक्ट वो करते हो तो इसमें अप्रिसिएशन दिया जाता है बहुत ज़्यादा।
और आपके अंडर में है ना, मतलब ऐसा रहता है आपके जो क्लाइंट्स होते PSUs के ही होते, जैसे ONGC का मैंने नाम लिया, ठीक है। तो जब आप उनके प्रोजेक्ट्स को करते हो तो उनके तरफ से आपको तारीफ़ मिलता है कि यस हमने, जैसे अभी मैंने एक वो सुना था, एक आर्टिकल में पढ़ा था और एक जन मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि जब से हमने प्राइवेट कंपनीज़ को अपने PSUs के कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ को देने शुरू हो गए, जो 9 मंथ में काम होते थे वो 6 मंथ में होते, तो आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे और ये सारी आपको फ़ायदे हैं, बहुत सारी फ़ायदे। आपको मैनेजरियल स्किल्स सीखने मिलेगा, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करने देंगे, और सबसे अच्छी बात, आप जब फ्यूचर में एज अ डिज़ाइन कंसल्टेंट, क्योंकि आप चालू करने वाले एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, इन फ्यूचर आप एज अ डिज़ाइन कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हो, कि आप, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी एक प्लांट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कुछ टरबाइन हो गया मान के चलिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जनरली क्या करते हैं ना, एज अ डिज़ाइन कंसल्टेंट को वो करता है, हायर करता है, और वो बस प्रॉब्लम को बताने का ही और उसका सोल्यूशन निकालने का ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्ज करता है, जो डिज़ाइन कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा, वो मतलब आप एक खुद का आप अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हो, खुद का बिजनेस चालू कर रहे हो, ये है। लेकिन PSUs में टेक्निकल स्किल्स आप अपना उतना वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैनेजरियल स्किल्स को आप वो डेवलप कर सकते हैं। मतलब सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप पूरा जॉब आपका जो भी टाइमिंग रहता था, उसके बाद आपको आपका मी टाइम मिलता था, मतलब आपको अपना हॉबीज़ परस्यू करने के लिए टाइम वगैरह मिलता है, कितने सारे गैप्स रहते हैं, कितना वर्कलोड रहता है, इसके बारे में बताइए। देखिए वर्कलोड जो है ये तो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था उसमें ऐसा होता था कि कभी 10 घंटे में फ्री हो जा रहे, कभी 4 घंटे में फ्री हो जा रहे, तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट, आपका वर्क कितना है। तो येस डेफिनेटली आपको अगर 10 आवर्स 12 आवर्स, कभी कभी 12 आवर्स का भी हो जाता, तो उसके बाद तो टाइम मिलना मुश्किल होता था, लेकिन आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता था, आप बिल्कुल चिल मार सकते हैं। आपको कुछ और करना है डेफिनेटली आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने हॉबीज़ को वो करते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने तो पूरा पियानो सेटअप करके वो उसका यूट्यूबर बन गया है। तो ऐसे है, आप बिल्कुल अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, इसके लिए कोई वो नहीं है, कोई आप बिल्कुल है आपके लिए। तो मेरे को ओवरऑल लगा सर कि ये कंपनी बहुत वर्थ है अगर आप एक्चुअल में वर्क करना चाहते हो, और इंजीनियरिंग फील्ड से ही अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये। तो सर एट लास्ट मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो गेट के थ्रू जाना चाहते हैं या किसी भी मीडियम के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक बहुत अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था बीटेक, अपने बीटेक कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं डिज़ाइन इंजीनियर एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम करना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रगल करने के बाद मेरे को जॉब मिली नहीं, बिकॉज मैं एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से था, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कुछ एक हद तक लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, चलो तो हम फिर गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दिए। लेकिन ये जो गेट एग्ज़ाम की वजह से मेरे को एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम करने का मौका मिला श्लम्बर्जे में। तो वही मैं बोलता हूँ, अगर आपने कभी ड्रीम देखा है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको उसके लिए काम करना है। भले आपको जो करना करे, आपको सेक्रीफाइसेस करना है, कॉम्प्रोमाइज़ जो करना है आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे से नहीं होगा और आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और कभी भी ऐसे लोगों का बात नहीं सुनना जो वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जनरली वो ऐसे ही एडवाइस देंगे जो वो नहीं कर पाए। जनरली आपके दोस्त लोग जो गेट क्रैक नहीं कर पाए, वो लोग बोलेंगे गेट बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमेशा उनको सुना करो जो इन्होंने निकाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कभी क्विट मत करिएगा, डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, और कभी ना कभी आपका जो आपने ड्रीम देखा था वो कभी ना कभी आपको वो जोड़ेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन जारी रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स यहाँ पर दिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाता रहूँगा।
और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को और कैसे फर्दर इंटरव्यूज चाहिए, किनके इंटरव्यूज चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो पर्सन, वो पर्सनैलिटी को आपके सामने ला सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।